वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है। इसलिए भी हो सकती है क्योंकि भले ही राहुल गांधी को कितनी दूर पछाड़ दिया हो, लोगों के दिमाग में सास भी कभी बहुती का तुलसी चल रहा कि जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया। इस प्रश्न का उत्तर दे। धारा 370 हटती, अगर गांधी खानदान होता तो भव्य राम मंदिर क्या अयोध्या जी में बनता। धामी जी कह रहे थे दीदी पहले मैं बोलूं फिर आप बोलें। मैं तो बलूनी जी आपका अभिनंदन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपने यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी ना होने के बावजूद भी 5 रेल रोकने का काम किया, जनता के मनोबल को और बढ़ाया। पेट नहीं सोएगा तब से लेकर अब तक और अब से लेकर आगे 5 साल तक ये मोदी की गारंटी है कि गरीब को हर महीने मुफ्त का राशन मिलेगा। अगर गांधी खानदान की दिल्ली में सरकार होती तो मुफ्त का वैक्सीन पहुंचता सबको। अगर गांधी खानदान की सरकार दिल्ली में होती तो मुफ्त का राशन पहुंचता सबको। बोल भारत माता की। ऐसा है जब मंच पर धामी जी, निशंक जी, धीरज जी, महेंद्र जी, दुष्यंत जी, धन सिंह जी और सुबोधा बैठे हो तो आप सबका जयकारा जो लगना चाहिए माँ भारती के लिए, उसमें आवाज को थोड़ा और बुलंद करना पड़ेगा ताकि आवाज उठे यहाँ से और पहुंचे सीधा मोदी जी के पास। तो बोलो भारत माता की। आज जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुषमा जी, महावीर जी, रमेश जी, वीरेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि आप सब इतने भाग्यशाली हैं कि आपके प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेश के वरिष्ठतम नेता, कर्मठ कार्यकर्ता और हौसला अफजाई करने के लिए विशिष्ट महानुभाव आज यहाँ पर अनिल बलूनी का सामर्थ्य बढ़ाने, आशीर्वाद देने यहाँ पधारे। आप सबने देखा होगा कि मुझे बुलाने से पहले थोड़ी सी हलचल थी स्टेज पर। धामी जी कह रहे थे दीदी पहले मैं बोलूं फिर आप बोलें। अब दीदी कहते हैं तो धामी जी को लगा होगा दीदी उम्रदराज है, मैं छोटा हूँ, पहले मैं बोलूंगा फिर दीदी बोलेगी। लेकिन ये गलतफहमी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि भले ही राहुल गांधी को कितनी दूर पछाड़ दिया हो, लोगों के दिमाग में सास भी कभी बहुती का तुलसी चल रहा। तो इसीलिए कुछ लोगों को लगता होगा वरिष्ठतम महिला है, 70-80 साल की होंगी, इसलिए धामी जी ने कहा चलो दीदी पहले हम बोलते हैं। तो मैंने धामी जी को आश्वस्त किया, धामी जी चिंता ना करें, अभी भी मोदी जी की कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री मैं ही हूँ। ये बात और है कि जिसको मैंने लोकसभा में हराया वो आजीवन अपने आप को युवा नेता कहता रहेगा। लेकिन आज यहाँ पर कोई दमदार भाषण देने की बजाय इससे पहले कि मैं हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी को यहाँ आमंत्रित करूं, मैं मात्र 2-3 निवेदन आपके लिए लेकर आई हूं। हम सब इस भूमि को देवभूमि, दिव्य भूमि मानते हैं। मैं आज अनिल बलूनी की बात नहीं करूंगी, नरेंद्र मोदी की बात नहीं करूंगी। सबसे पहला प्रश्न ये पूछूंगी कि जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया। इस प्रश्न का उत्तर दे। जिसे हम देवभूमि कहते हैं, क्या उस कांग्रेस पार्टी का क्या एक भी व्यक्ति स्वागत करेगा जिसने भव्य राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण को ठुकरा दिया? इस सवाल का जवाब दे। क्या इस देवभूमि पर कांग्रेस के उस नेता के लिए, कांग्रेस की उस विचारधारा के लिए एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है? क्या इस देवभूमि पर एक भी वोट उस कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ेगा? ये वो भूमि है जहां देवताओं का वास है और जहां के शूरवीरों ने भारत की सरहद पर जाकर मां भारती के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
इस भूमि पर क्या एक भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा जिन्होंने धारा 370 का हटाने का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत की संसद में भारत के संविधान को चुनौती दी और भारत की सेना से साक्ष्य मांगा कि बताओ पाकिस्तान में जाकर तुमने दुश्मन को किस तरह से खदेड़ा। आज सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के और शूरवीरों के परिवार से पूछना चाहती हूँ, क्या एक भी वोट ऐसी निर्लज पार्टी को जाएगा? अब बात आई अनिल बलूनी की। मैं तो बलूनी जी आपका अभिनंदन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपने यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी ना होने के बावजूद भी 5 रेल रोकने का काम किया, जनता के मनोबल को और बढ़ाया। मैं इसलिए भी आपका विशेष अभिनंदन नहीं कर रही कि आपने डॉप्लर रडार की व्यवस्था और सांसद निधि के माध्यम से आईसीयू की व्यवस्था की। मैं तो आज कंडोलिया मंदिर के सानिध्य में ये प्रार्थना करने आई हूँ, भाई के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाने आई हूँ, जिसने एक साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जब जो आदेश दिया उस आदेश का पालन किया, नियम के पथ पर चल के गौरव बढ़ाया संगठन का, और आज उसका परिणाम है कि निशंक जी, तीरथ जी और स्वयं धामी जी यहाँ विद्यमान हैं कि आपके नामांकन की इस शुभ बेला पर आपको आशीर्वाद दें। चुपचाप धंधा एक कोने में बैठे हैं। मेरे 25 साल के राजनीतिक इतिहास में 20 साल तो ऐसे बीते जब धंधा ने मुझे पौड़ी हो, गढ़वाल हो या उत्तराखंड की कोई भी पहाड़ हो, कोई भी घाटी हो, कोई भी मोहल्ला, कोई भी गांव हो, हर जगह पर कार्यकर्ता के नाते अपने सानिध्य में मुझसे काम करवाया है, और आज शांति से एक मुद्रा में यहाँ पर धंधा बैठे हैं। मैं कार्यकर्ताओं का विशेष अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारी वो पार्टी है जिसमें 2 सांसद होते थे, और इस पार्टी के बारे में आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता के नाते मेरा ये गौरव है कि नागरिक कह रहा है अब की बार और ऐसा नागरिक क्यों कह रहा है? आज इस मंच से मैं उस हर कार्यकर्ता, उस हर नेता का चरण वंदन करती हूँ जिन्होंने अपने परिश्रम, अपने खून पसीने से हमारे संगठन को सींचा ताकि अनिल बलूनी एक प्रत्याशी बन के कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने के लिए जनता के मध्य में जा सके। बलूनी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इससे पहले कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी होते, संघ के स्वयंसेवक की दृष्टि से उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में सेवा दी समाज की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी के सानिध्य में आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, और संगठन के मुखिया के नाते आज उनका गौरव है कि आप डंके की चोट पर कह सकते हैं, जहां गांव-गांव, पात-पात हमारा कार्यकर्ता गया, मेहनत की, आज उत्तराखंड की एक लोकसभा की सीट 400 पार की श्रृंखला में उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की ओर से अर्पित की जाएगी। लेकिन बहनों को विशेष आग्रह करना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं धामी जी आपका स्वागत यहाँ पर करूं, हम बहनें जानती हैं कि दुख की घड़ी में जो संग दे वही सच्चा साथी, वही भाई, वही देवतुल्य, वही पिता। सुख में तो कई मिल जाते हैं, विपदा की घड़ी आई जब कोविड की त्रासदी छाई पूरे विश्व ने तब कहा था कि हिंदुस्तान में 6 लाख से ज्यादा गांव है, गांव का गरीब कैसे जीवित रहेगा। पूरे विश्व ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनता है, उन्हें कहां से दवा मिलेगी, कहां से वैक्सीन मिलेगी, और पूरे विश्व में ये आशंका थी कि हिंदुस्तान इस त्रासदी से उबर नहीं पाएगा। तब नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि हिंदुस्तान में एक भी गरीब रात को भूखे पेट नहीं सोएगा। तब से लेकर अब तक और अब से लेकर आगे 5 साल तक ये मोदी की गारंटी है कि गरीब को हर महीने मुफ्त का राशन मिलेगा। सिर्फ राशन नहीं पहुंचाया,
विपक्ष ने कई बार उपहास उड़ाते हुए कहा कि वैक्सीन विदेश से लाओ, हिंदुस्तान में ना बनाओ। तब नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर कहा कि मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की काबिलियत पर कितना कॉन्फिडेंस है कि हम वैक्सीन न सिर्फ यहाँ बनाएंगे, न सिर्फ हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएंगे, बल्कि साथ ही विश्व भर में भारत की मेड इन इंडिया वैक्सीन लेकर जाएंगे। यहाँ पर कौन है जिसने वैक्सीन नहीं लगाई? सबने लगाई है? कितने लोगों ने लगाई है? थोड़ा हाथ ऊपर करो। अरे वाह, सबने लगाई है। अब जो हाथ ऊपर किया है वही दिल पर रखकर बोलो, अगर गांधी खानदान की दिल्ली में सरकार होती तो मुफ्त का वैक्सीन पहुंचता सबको? अगर गांधी खानदान की सरकार दिल्ली में होती तो मुफ्त का राशन पहुंचता सबको? अगर गांधी खानदान का राज होता केंद्र में तो मेरी बहनों को उनके बैंक के खाते में 500 की 3 किस्तें पहुंचती। अगर गांधी खानदान होता तो देश में 10 करोड़ बहनों को मुफ्त का गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में मिलता। अगर गांधी खानदान होता तो पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलता। अगर गांधी खानदान होता तो आसमान चीर कर आतंकी कैंपों पर हिंदुस्तान की वायुसेना थल सेना के आक्रमण करके हिसाब बराबर करती। अगर गांधी खानदान होता केंद्र में सत्ता में तो क्या धारा 370 हटती? अगर गांधी खानदान होता तो भव्य राम मंदिर क्या अयोध्या जी में बनता? तो अगर ये सब सतत विकास करवाना है तो अनिल बलूनी के सम्मान में पोलिंग बूथ पर जाना है। और कौन सा बटन दबाना है? कौन सा? कौन सा? कौन सा? दामी जी को सुनाई नहीं रहा, ढंग से बोलो। कौन सा बटन? कौन सा बटन? और प्रत्याशी का नाम? प्रधानमंत्री का नाम? प्रधानमंत्री का नाम? तो फिर अब की बात